सॉरी टू से बट मेरे ओपिनियन में ये है कि फंडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बिगेस्ट फूल। आपके लिए स्किल्स ज्यादा मैटर करती है या कैंडिडेट का एटीट्यूड? पहले जैसा आईटी में हुआ करता था, जेंडर गैप वाला एक चीज था, आपको फील होता है आजकल ये चीज है? हेलो गाइस, सो हियर वी आर विद अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड फाउंडर और आज हमारे साथ है साविज एक वेल नोन आईटी कंपनी के फाउंडर है। इंदौर में एक इनका स्टार्टअप रन कर रहे हैं। साविज का एक्सपीरियंस काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो आइए मिलते हैं साविज से और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हाय साविज, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू बिंदु फॉर इनवाइटिंग मी। तो आप हमें बताएंगे कि आपने एक छोटे से बैकग्राउंड से आके किस तरीके से इस तरीके की एक सक्सेसफुल आईटी कंपनी रन करी है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने खुद ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। सो एक्चुअली आई बिलोंग टू ए स्मॉल तहसील सारंगपुर जो जगह है। सो वहाँ से मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है। सो जब आप तहसील में रहते हो आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। सो व्हेन आई केम टू इंदौर फॉर 11th एंड 12th, क्योंकि वहाँ तक 10th तक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। सो मैंने रियलाइज करा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, खासतौर पे आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। सो उसको मैंने चैलेंज लिया एंड उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करा। चैलेंज मैंने इस तरीके से लिया, लाइक आई स्टार्ट टॉकिंग टू द कॉल सेंटर, जब BSNL का कॉल सेंटर हुआ करता था, और उसके अंदर आई चूज द ऑप्शन 2 फॉर इंग्लिश, और कुछ भी मन से कहानी बनाकर आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। उस तरीके से मैंने उसको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करी। अब कम्युनिकेशन तो इंप्रूव हो गया, बट हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, उसके लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने क्लासिफाइड जो न्यूज़पेपर में काफ़ी नौकरियां निकलती थी, जो कि आज भी निकलती हैं बट कम लेवल पर निकलती, क्योंकि आजकल नौकरी पोर्टल्स आ चुके हैं। सो वहाँ से आई यूज टू गो फॉर द इंटरव्यूज, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो। मैंने लगभग 50 से 100 इंटरव्यूज दिए हैं, और इससे मैंने बूस्टअप करा अपने आप को, कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिव कैसे बनाना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ माई ग्रूमिंग। देन मैंने 12th क्लास से पायलट बेच था स्मार्ट GSM सर्विसेज का, वहाँ से मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू करी, अगेन जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो हर मौके पर कहीं ना कहीं इंसल्ट होती थी। जब आप अपने से ऊपर से इंटरेक्ट करते तो आपको लगता है यू फेल्ट इंसल्टेड, चाहे वो आपको कम्युनिकेशन पे टोके या आपके ड्रेसिंग सेंस पे टोके। तो उसको मैंने इंसल्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर गया और अपने आप को इम्प्रूव करा। So till my graduation and post graduation I start doing job in multiple companies। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है, सो उसके लिए यू हैव टू वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। आप उनका कल्चर भी अपने बिजनेस में लेकर आते हैं। आप सारे टच पॉइंट्स, चाहे वो कस्टमर के टच पॉइंट्स हो या एम्प्लॉय के टच पॉइंट्स हो, वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके बिजनेस में। तो आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, जो कल्चर है, वो कॉलेज पास आउट होने के बाद ही अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, तो फेल हो जाते हैं। उसका रीजन कि उन्होंने मार्केट से कुछ सीखा ही नहीं है, वो सिर्फ देखकर इंस्पायर होते हैं लोगों को। बट जो लोग सक्सेस में, अगर आप उसके बैकग्राउंड स्टडी करेंगे तो आपको शायद ज्यादा सीखने को मिलता है। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कॉलेज पास आउट के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमें इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से हमें आगे चीज़ें करना चाहिए। तो आपका क्या सजेशन है इसमें? जो लोग कॉलेज के बाद स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लोग सक्सेस भी होते हैं, बहुत लोग फेल भी होते हैं, तो क्या लर्निंग आप चाहते हैं कि अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो उनमें जो बेसिक लर्निंग होनी चाहिए वो क्या पॉइंट्स है जो आप सजेस्ट कर पाएंगे? सबसे पहले तो इफ यू आर इनटू बिजनेस, आप ऑटोमेटिकली सेल्स में हैं, राइट? आप नो डाउट इफ यू आर गुड इन टेक्निकल, लेकिन जब तक आप सेल्स नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस कहाँ से जनरेट कर पाएंगे, राइट? सो उसके लिए यू हैव टू वर्क इन द कंपनीज। एटलीस्ट आप 5 से 6 साल जॉब करें, स्टार्टअप्स के साथ जुड़े, MNCs के साथ जुड़े, तो आपको चीजें समझ में आए कि बिजनेस रन कैसे होता है, राइट? क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है, आप स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत कम स्टार्टअप्स है जो कि सक्सेस होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 20% स्टार्टअप्स आर सक्सेस। जो फेल हुए, अगर आपने उसकी स्टडी कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे रन होता है। सो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस सेल्स का रहा है, राइट? और सेल्स ओनरशिप से आती है। एक ये चीज भी है, कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो सक्सेसफुल कंपनीज है या जो अनसक्सेसफुल जो कंपनीज है ना, वो अपनी टीम के ऊपर डिपेंड रहती है सेल्स के लिए। अगर आपने टीम के ऊपर डिपेंडेंसी बना ली तो वो टीम वाले स्टार्टअप खोल लेगा खुद का, राइट? सो इफ यू आर इनटू बिजनेस, यू हैव टू बी इनटू सेल्स, और डायरेक्टली आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन अपने ऊपर रखें, क्योंकि एक ओनरशिप से ही सेल्स, जो कि मैंने बताया, जनरेट होती है।
तो इसमें जैसे आपने बोला कि जो मेन सेल्स वाला पार्ट है वो कंपनी के पर्सन को ही रखना चाहिए, तो जब हम आईटी कंपनी रन करते हैं तो कौन से सेगमेंट है जो आप चाहते हैं कि एक जो फाउंडर होता है कंपनी को, उसको तब तक उनको होल्ड करके रखना चाहिए जब तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आ जाए जो उन चीज़ों की ओनरशिप ले ले? तो ऐसे कौन से सेगमेंट होते हैं कंपनी में जो एक फाउंडर को टिल डेट रन करना चाहिए अपनी कंपनी को सक्सेसफुल रखने के? मैं सभी सेक्टर को सजेशन देना चाहूंगा। आज की तारीख में, आज का जमाना है सेल्फ ब्रांडिंग। आज मेरी कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, राइट, वो सिर्फ सेल्फ ब्रांडिंग और नेटवर्किंग से ही आते हैं। और सेल्फ ब्रांडिंग तब होती है जब आप खुद को पसंद करते हैं। आई लव माई सेल्फ, राइट। सो मैं घर से निकलने के पहले भी 10 बार शीशे में देखता हूँ कि हाउ आई एम लुकिंग टुडे। सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आपके बहुत सारे इवेंट में देखा है आपको, मतलब जिस तरीके से एक आईटी कंपनी का पर्सन होता है, आप ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल हो, तो वो लगता है आपको देख के कि यू लव योरसेल्फ, राइट। सो उससे क्या होता है कि लोग फिर आपको चाहने लगते हैं। सेकंड चीज, 80% लोग ये सोचते हैं यार मैं सामने वाले से बात आगे रहकर क्यों करूं। लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे, लेट्स से वी डोंट नो ईच अदर, राइट, एंड इफ आई केम टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो यू फील गुड कि यार मुझ में कुछ तो है कि मेरे से बात करे, तो आप और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि दोनों का बेनिफिट है। अगर सब लोग ये सोचे ना कि यार अपन छोटा बनकर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत है। मतलब इसी तरीके से, अच्छा दूसरी चीज ये कि पहले मुझे लगता था कि यार बड़ी कंपनी को ही वर्क देती है, लेकिन आई हैव टुक दिस एज ए चैलेंज, राइट। सो आज कुछ बड़ी कंपनीज है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार मीडिएटर के थ्रू काम आएगा, बट वो सोच भी गलत है। अगर आप सोचें, अगर आप ठान ले कि नहीं आपको डायरेक्ट ही वो कस्टमर रिक्वायर करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज है, इन्फोसिस है, उसके बाद स्विगी है, राइट। हम लोगों ने मैक्लेरन, जिसकी की स्पोर्ट्स कार आती है, उसका भी हम लोगों ने काम करा है। तो ये आज एग्जाम्पल देने में मैं प्राउड फील करता हूँ, राइट। और इससे बस मेरी लर्निंग ये है कि आप अपने आप को छोटा नहीं ना समझें, राइट। और बड़ी कंपनी में छोटी कंपनी को ही देखती है, क्योंकि क्या है कि जो छोटी मिड साइज कंपनीज हैं तो वो थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक रहती है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं आपके क्लाइंट को। अगर आप बड़ी कंपनीज को काम देते हैं या उनसे लेते हैं तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। सो जितने स्पीडली छोटी कंपनी ग्रो कर सकती है, मेरे ख्याल से बड़ी कंपनी को काफी वक्त उसके अंदर लग जाता है, क्योंकि कस्टमर तभी सेटिस्फाइड होगा जब आप उसको तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। छोटी कंपनीज का जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट भी फील करवाते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट बजट, की बजट कम है तो हम काम ऐसा करके देंगे। बड़ी कंपनीज ज्यादातर इंटरटेन नहीं करती, वो प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ काम करती। तो एक ये भी रीजन होता है कि जब क्लाइंट किसी स्टार्टअप के साथ इंक्लूड होता है तो उसे एक प्रीमियम फील होता है। Exactly. जैसा आपने बोला कि आपका जो जर्नी रहा है वो एक बहुत छोटे से एरिया से बिलोंग करके, तो उस टाइम आपने कभी सोचा था इंदौर में, जब आपने बोला कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे कम्युनिकेशन को लेके, अटायर को लेके, तो उस टाइम आपने सोचा था कि एक टाइम के बाद मेरी खुद की कंपनी होगी, मैं इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट आपको बताऊं, मेरा शुरू से फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th मेरी 2 मार्कशीट्स हैं। द रीजन बीइंग आई गॉट सप्लीमेंट्री एंड 2 टाइम्स आई गॉट फेल्ड इन स्कूल। उस वक्त तो बहुत इजीली फेल कर देते थे, अब तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो फेलियर के चांसेस अब नहीं है। तो उस वक्त इंसल्ट तो मैंने शुरू से फील करी है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि सेल्स पर्सन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, वो बेशरम रहते हैं। सो इफ यू आर इनटू सेल्स, आपको थोड़ा शेमलेस होना पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना है सामने वाला क्या सोचेगा, आप ये देखो आपको क्या अचीव करना है। तो डेफिनेटली मैंने नहीं सोचा था। अब चूंकि सेल्स पर्सन मेरे ख्याल से एक अच्छी तरीके से बिजनेस रन कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक को फाउंडर की जरूरत रहती है, आपको एक फाउंडर की जरूरत रहती है जो कि आपको गाइड करे। सो एक बुक थी जिसमें ये था कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी बिजनेस इज इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, अगर आपकी वाइफ इंट्रोवर्ट है या आप एक्सट्रोवर्ट है, ये कॉम्बिनेशन सबसे सक्सेसफुल है। अगर दोनों ही बोलेंगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, या दोनों ही चुप रहेंगे तो कुछ इंटरेक्टिव नहीं होगा, राइट। सो मेरे जो साथ में जो मेरे फाउंडर हैं फहीम हसन, राइट, सो ही इज इंट्रोवर्ट। सो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चलता है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली इनटू टेक्निकल, आई एम इनटू सेल्स। तो जहां पर उनका पार्ट कवर करना है वो बहुत इजीली कर लेते हैं, जहां पर मेरा है तो बहुत स्मूथ तरीके से ये बिजनेस चलता है। तो शायद आपको एक पर्सन की जरूरत है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे फहीम ने दिया मेवन क्लस्टर के थ्रू, और उसकी वजह से मैंने रिस्क लिया। क्योंकि क्या है कि आप अर्ली रिस्क कॉलेज पास आउट के बाद ले सकते हैं या आपकी शादी के पहले ले सकते हैं। अब मेरी तो शादी भी हो गई, साथ में मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, उसके बाद मैंने रिस्क लिया। तो आई थिंक रिस्क लेना बहुत जरूरी है, आप कभी रिग्रेट नहीं करते। अगर आपने रिस्क लिया कुछ अच्छा हो जाता है
तो अभी आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बुरा भी होगा तो आप वापस जॉब में जा सकते हैं। मार्केट इज ओपन, अगर आप में स्किल्स है तो आप ऑलरेडी सिक्योर हैं, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर। एक बार बिजनेस चल गया तो आपको लगता है मैं अभी तक जॉब क्यों कर रहा था, वैसा है। हाँ, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू हैव ऑप्शन फॉर डू और डोंट सो ऑलवेज गो फॉर डू, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ज्यादा नहीं तो आपको लर्निंग मिल जाती है, रिग्रेट नहीं रहता है। तो आप, आई थिंक आपने वही चीजें करी हैं। तो जैसा आपने बोला कि आपके को फाउंडर है वो इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट है, तो आपके हिसाब से जो फाउंडिंग टीम होती है उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होना चाहिए जो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाती है? देखिए, आपके पार्टनर्स इज मोर लाइक अ मैरिज, हस्बैंड वाइफ का आप रोल प्ले करते हैं। तो जो चीज पर्सनल लाइफ में है ना, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी रहती है। कुछ चीजें आपको बुरी लगती तो आपको इग्नोर करते आना चाहिए। आपको अपने फाउंडर का भी सुनना है, को फाउंडर का भी सुनना है, राइट? क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, परसेप्शन रहता है, अप्रोच रहती है, प्रोसेस रहता है। तो कोशिश करो कि आप कहीं एक पॉइंट पर आकर आप उसको एग्जीक्यूट करें, आप एक दूसरे को काटे ना। पर्सनल आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स कई बार हमारे हो जाते हैं, राइट? लेकिन वो इसलिए नहीं होता कि हमारे पर्सनल कुछ दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि एक पॉइंट से मुझे लगता नहीं यार बिजनेस ऐसे अच्छे से चलेगा, एक पॉइंट से उनको लगता है कि नहीं यार प्रोसेस ये सही रहेगी, राइट? आर्ग्यूमेंट्स होना भी जरूरी है। जब तक आप अपने माइनस पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे ना, आप कभी प्लस में नहीं जाएंगे। तो आई थिंक वो बॉन्डिंग के लिए आपको पार्टनर की जरूरत है, पार्टनर को समझने की जरूरत है। जो क्वालिटी उनमें शायद मुझ में नहीं है, जो मुझ में शायद उनमें नहीं है, राइट? तो इट्स जस्ट कि जिसका जो अच्छा है ना वो लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। कंप्लीटली एग्री। सो जैसा आप आईटी कंपनी में, एक सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी आप रन कर रहे हैं, तो जैसे एआई उतना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, तो आपको क्या लगता है आगे जाके आईटी सर्विसेज जो कंपनीज है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, या डेवलपर्स जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर फील्ड में है उनको किस तरीके से अपनी स्किल्स इन्हांस करनी चाहिए एआई को बीट करने के लिए, एआई के साथ चलने के लिए? मेरे ख्याल से आजकल एआई के अलावा भी जो टेक्नोलॉजीज है ना, अगर आप कोडर हैं, राइट, अभी भी आप वो पीएचपी और लारावेल के आसपास घूम रहे हैं, तो आपकी जॉब रिस्क में, आपका करियर रिस्क में। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती है ना, आपको उसको एज ए चैलेंज लेकर उसको सीखना चाहिए। रही बात एआई की, अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी की, यू कांट बिलीव आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ईमेल्स फ्रॉम माय एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन की। पहले तो वो सिंपल सा ईमेल आता था, अब तो इतना प्रोफेशनल आता है, बोलता है यार ये तो मैं भी नहीं लिख सकता। देन आई आस्क रैंडम क्वेश्चन टू द एम्प्लॉयज कि यार हाउ डज यू रॉट दिस काइंड ऑफ ईमेल? तो हमने चैट जीपीटी से करा है, अच्छी बात है, राइट? लेकिन अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए ना तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मैं अपने लिंक्डइन इतने पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पर आई एम सो एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल, राइट? लेकिन मैंने कभी चैट जीपीटी का यूज नहीं करा। और अभी जो नई जनरेशन है, इनफैक्ट मैं भी, आप अपने मोबाइल के अंदर ऑटो डिक्शनरी आ जाता है, तो मेरे को स्पेलिंग, इजी स्पेलिंग भी मेरे को सर्च करना पड़ती है, राइट? पहले आपको याद होगा कि हमारी जो जनरेशन थी, पापा लोगों की, दादा लोगों की, इतने से डिक्शनरी पॉकेट में रखते थे, है ना? वो अल्फाबेटिकली देखते थे, तो उनको वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है आज अगर हम कंपेयर करें तो। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी आपसे भी पूछ लूंगा या किसी, तो आपको ऑल ऑफ सडन क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आपकी आदत वही ऑटो डिक्शनरी की या फिर ऑटो स्पेल की हो गई है। तो चैट जीपीटी आप ब्लॉग्स के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पर वो आपका टाइम बचाए, लेकिन आप सोचिए आपकी स्किल्स नहीं बचना चाहिए, स्किल्स आप ही के काम में आना चाहिए। तो ऐसे एआई टूल को आपको स्मार्टली यूज करते आना चाहिए। जरूरी नहीं आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, कोडर का काम कोडर ही करेगा, राइट? क्योंकि उसको ह्यूमन रन करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी या फिर एआई बेस्ड जो टूल्स हैं वो इतना ज्यादा खतरा है, लेकिन हाँ आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज आना चाहिए। आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो आप बखूबी अगर करेंगे तो आप आई थिंक यू आर कंप्लीटली सिक्योर। ओके, सो स्किल इन्हांसमेंट इज मैंडेटरी, वो एआई हो या इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। सो जैसे अगर हम अब बात करें, पहले अगर हम freelance.com, अपवर्क की बात करें तो इजीली प्रोजेक्ट्स मिलना थे, लेकिन अब जितना कंपटीशन बढ़ रहा है तो उतना आसान नहीं होता है प्रोजेक्ट लेना। तो आपके अकॉर्डिंग सपोज कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी में लोग अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके के मॉडल्स के साथ उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? उन्हें डेडिकेटेड स्टाफिंग पे जाना चाहिए, एक प्रोडक्ट बेस्ड जो होते हैं उन पे जाना चाहिए? किस तरीके के मॉडल्स उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए उनके इनिशियल डेज में? देखिए, दो कैटेगरी है, एक हो गई सर्विस बेस्ड, एक हो गई प्रोडक्ट बेस्ड, राइट? प्रोडक्ट के अंदर पहले आपका पैसा लगता है, बर्न होता है, राइट? फिर आपका रिटर्न हो सकता है 2 या 3 साल बाद आए, डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या फिर आप बूट स्ट्रैप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल कंपनी वही है जो कि कस्टमर से पैसा ले,
ना कि इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से आप ले रहे हैं मतलब बैंक से ले लो ना। अगर आप इन्वेस्टर से ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टर को आप इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके छोटे छोटे डिसीजन के अंदर इंटरप्ट करेगा। बेटर टू टेक इट लोन फ्रॉम द बैंक अगर आपको एक्सपांशन करना है। कमिंग टू सर्विस इंडस्ट्री, तो सर्विस इंडस्ट्री पता नहीं क्यों हम लोग स्टार्टअप में कंसीडर करते ही नहीं है। अगर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको बोलता है आप तो सर्विस इंडस्ट्री है, लेकिन हम वो हैं जो कि स्टार्टअप्स को रन करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है तो डेवलपमेंट के लिए तो आपको सर्विस लगेगी, राइट? सो इफ यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दें कि आप अपवर्क या freelancing.com या इस तरीके के प्लेटफॉर्म से कुछ कर पाएंगे। उससे भी अच्छे काफी मार्केट प्लेस आ चुके हैं मार्केट में, राइट? जहां से आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? द थर्ड थिंग कि आपको अप्रोच अपनी सुधारना चाहिए। आप चाहें तो लिंक्डइन से भी आप अप्रोच अगर आप सही रखेंगे तो आपको बड़े बिजनेस मिल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 80-90% मेरे जो नेटवर्किंग जो मैं करता हूं या फिर मैं इवेंट्स में जाता हूं, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, सो रेफरेंसेस मिलते हैं और फिर रेफरेंसेस से भी रेफरेंसेस मिलते हैं। अभी मेरा नई दुनिया में फ्रंट पेज पे आर्टिकल आया था, एक कंपनी थी फिन्नी अप, राइट? ये साउथ अफ्रीका की कंपनी थी। हम लोगों ने उनका लोगो डिजाइन करा था, उससे हम लोगों ने उनका प्रोडक्ट डिजाइन करा, फिर एप्लीकेशन डिजाइन करी। नाउ दे गॉट $1 million फंडिंग, राइट? तो वो आज भी मेवन क्लस्टर को याद रखते हैं, ठीक है? तो उनकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। लेकिन इसके अंदर एक माइनस पॉइंट ये है जो मैंने देखा है, हमारे जो स्टार्टअप्स जिनके साथ हम काम करते हैं, अगर वो फेल हो गए तो आपका बिजनेस भी गया, राइट? लेकिन अगर वो सक्सेस हो गए तो भी आपका बिजनेस गया। द रीजन बीइंग क्योंकि उनको इन हाउस टीम वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जब यार हम ऑलरेडी सक्सेस हो गए, वी हैव द कैपेबिलिटी, राइट? सो बेचारा जो सर्विस इंडस्ट्री वाला है वो सिर्फ बिजनेस को ही उसको देखना जरूरी है। सेकेंड चीज शायद हमारी बात भी हो रही थी कि आपको लिमिटेड कस्टमर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी उन पर बन गई तो फिर आपका पूरा बिजनेस एकदम डाउन जा सकता है कभी भी। सो आई थिंक यू हैव टू ट्राई न्यू सेगमेंट इन द बिजनेस, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो या हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, राइट? तो वो सेगमेंटेशन आपको आना चाहिए, उनसे बिजनेस कैसे हम ले सकते हैं वो अप्रोच आपकी क्लियर होना चाहिए, राइट? सेकंड चीज, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशन। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आप थंब रूल से कंपनी नहीं चला रहे हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सर्विस खराब भी होगी ना तो कस्टमर आपको मौका देगा इंप्रूव करने का, राइट? लेकिन वो प्रेफर आप ही के साथ करेगा काम करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट बिल्टअप हो गया है, एक बॉन्डिंग बिल्टअप हो गई है। तो आई थिंक ये सब जो रियल सीन जो हमारी लाइफ में चलते हैं वो शायद अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो वो सब चीजें देखा जाए तो वही है, सिर्फ नजरिया अलग है। सो जैसे आप क्लाइंट की अगर हम बात करें, सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज होती हैं, जब वो अपने क्लाइंट सर्च करती है, अप्रोच करती है किसी क्लाइंट को, तो आप क्या पॉइंट्स देना चाहेंगे हमारे यूजर्स को कि किस तरीके की चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए? सपोज आपके पास लीड्स आती होंगी क्लाइंट्स की, तो आप किस तरीके से क्लाइंट को वेरीफाई करते हैं? आपको कब लगता है कि हाँ मुझे इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट भी बहुत तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर एक जो क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है वो वैलिड हो, वहां पे भी आपको वैलिडेशन चाहिए होते हैं। तो आप किस तरीके से क्लाइंट के लीड को वेरीफाई करते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में हमको आना चाहिए कि हम क्लाइंट को क्वालिफाई कैसे करें, राइट? क्वालिफिकेशन अगर आपने कर लिया तो ऑलरेडी वो वेरीफाई हो जाते हैं, राइट? 3 सेगमेंट होते हैं, एक सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट और फिर कस्टमर। ये तीनों स्टेप्स से आपको जाना चाहिए। हो सकता है आपके सस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे, राइट? फिर अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया तो वो आपके क्लाइंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको किनके साथ काम करना है। आप हर किसी के साथ भी काम नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, आपको भी काफी ईमेल्स आते होंगे, एक फिक्स टेम्पलेट में लोग ईमेल भेजते हैं एआई टूल के थ्रू, जो अभी हमारी बात चल रही थी। मेरे ख्याल से ईमेल सबसे छोटा रहना चाहिए। एक ब्लैकबेरी मोबाइल स्क्रीन के बराबर आप ईमेल लिखें। आप जितना पर्सनल लिखेंगे उतना आपको इंटरेक्शन मिलेगा। जैसे और सेकंड चीज, सेल्स वाले को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आई हैव 3 to 4 एग्जांपल्स जिन क्लाइंट के साथ मैंने 2-2 साल तक फॉलो अप लिया है एंड एट लास्ट इट गॉट कन्वर्टेड, राइट? जब वो पहला केस आपका सक्सेस हो जाता है ना, आपको लगता है कि कोई भी क्लाइंट बुरा नहीं है, आपका ये कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड चीज, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी याद दिलाते रहें
एक छोटी सी टिप्स मैं सभी को देना चाहूँगा। जैसे काफ़ी फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, इंडिया में होते हैं, यूएस में होते हैं, यूके में होते हैं, तो आप एक अपना एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो रहती है, ठीक है, आप उसको विश करें, विश करके आप अपनी कंपनीज का नाम, अपना कंपनी का वेबसाइट, सर्विसेज, तो वो एक तो आपने अगर मुझे कोई भी विश आती है सो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है उसको रिवर्ट करना, थैंक यू या फिर सेम टू यू कहकर, राइट। सो आप अगर इस तरीके की प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। और जब भी उसको आईटी की याद आएगी तो सबसे पहले आपको याद करेगा, क्योंकि उसका इनबॉक्स अभी भी रिफ्रेश है ना, उसको मैसेज जा चुका है, ठीक है। क्या है कि क्लाइंट्स बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, आपको भूलने नहीं देना है। आप जितनी अपनी याद दिलाते रहेंगे ना, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से बढ़ती ही जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कमिंग टू द फॉलोअप्स, राइट, सो सब्जेक्ट लाइन बहुत मैटर करती है। आपने अगर मल्टीपल फॉलोअप्स लिए, राइट, मैंने एक ट्रिक शुरू करी थी जिसका कन्वर्जन रेट 80% है। अगर आप फॉलोअप्स कर रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, आपको रिवर्ट नहीं आ रहा है, आप सिर्फ सब्जेक्ट लाइन पे लिख दो डिड आई लूज यू, देन आप मेटर उसके अंदर लिख सकते हैं आई एम ट्राइंग टू फॉलो फ्रॉम 2 months, last 2 months, right, but I'm not getting your response. So is it something, then you can give them an option. You are not interested, or you have chosen some other vendor, or you wanted to hold this project. 100%, 90% केसेस में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आपने ऐसा बताया कि हमें इस तरीके के फॉलोअप्स लेना चाहिए, तो जब भी आपको कोई क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो आपके माइंड में क्या चीजें होती है? आप शॉर्ट टर्म किसी क्लाइंट को देखते हैं कि यार इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेके एक बार में मैं कर लूं, या फिर लॉन्ग टर्म क्लाइंट प्रेफर करते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले जब आप पहला फॉलोअप या सेल्स आप इनिशिएट करते हैं तो आपको पहली बात बेचना नहीं है। आपको देखना आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, उसको वाकई में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो द मोर यू बिकम अ कंसल्टेंट, right, so the chances of getting closure is high. For example, let's say कि मेरे पास कोई client, ज्यादातर क्या होता है कि देखो client है ना, नॉन टेक रहते हैं आईटी के अंदर, they are the नॉन टेक फाउंडर, उनको कंसल्टेंसी की जरूरत है। I have 3 examples जहाँ पर client आए, right, they have very decent budget. एक client आया, they wanted to have a e-commerce website, ठीक है, उनका बजट था 6 या 7 लाख का, right, so मैंने उनको बोला, मैंने कि आपने इससे पहले कभी आईटी का कुछ प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैंने बोला कि यार आप इतना इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, आप हम लोग इसको एमवीपी पे लेकर जाते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। सो इसमें 3 फायदे हैं। पहली बात, आपका पैसा कम लगेगा, ठीक है, आपका रिस्क कम रहेगा, आप एमवीपी बनवा लें, आप मार्केट में उसको रन करें, आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, राइट। एटलीस्ट आपका जो कैश फ्लो है आपके पास, अगर आपका 5 to 6 लाख का अगर आपका बजट है तो आप उसको 1 या 2 लाख पर आओ। आपने एक बार कस्टमर को एंगेज कर लिया ना तो आगे वो आपको और भी प्रोजेक्ट्स देगा। सो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि गन्ना नहीं उखाड़ना है हमको, है ना। तो अगर आपने सोचा कस्टमर आ गया बस इसको निचोड़ दो, राइट, सो वो अप्रोच नहीं होना चाहिए, वो अनएथिकल है, राइट। वो आपके पास आया है तो उम्मीद लेकर आया है, ठीक है, तो उसकी उम्मीद में अगर आपने कंसल्टेंसी उसको प्रॉपर दे दी है तो आपको एक अलग ही कस्टमर बहुत अच्छी तरीके से फील गुड करता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपको शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेट्स से आपको कोई मोबाइल गैजेट चाहिए, राइट, अगर किसी मोबाइल गैजेट का प्राइस ज्यादा है और कम प्राइस का अगर जो शॉपकीपर है बोलेगा कि मैम आप ये ले लो, प्राइस कम है बट क्वालिटी उससे अच्छी है, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं यार ये मतलब ही इज नॉट डूइंग ट्राई टू सेल समथिंग टू मी बट ही इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो सेम चीज सभी बिजनेस में, आप सॉल्यूशन अच्छे से दे दोगे ना, एंड इफ कस्टमर लाइक इट so definitely is going to have the long term engagement. So it's more like, मतलब बिजनेस तो ऐसा है कि गर्लफ्रेंड है कि पटाने वाले 100 हैं, है ना। तो आपको डेट फिक्स करते आना चाहिए, जब डेट फिक्स हो गई तो वेडिंग तो होना ही है, तो इट्स सेम। कंप्लीटली एग्री। जैसा आपने बोला कि जैसे कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, तो आपने बोला आप उनके बेनिफिट की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि यार मैं इसे एक बारी में जितना इसने प्रोजेक्ट बोला मैं बना दूं, एमवीपी वाला जो चीज़ होता है, ये प्रैक्टिस हम लोगों ने फॉलो करी थी। इसमें जो ये वाला चीज़ है कि अगर आप क्लाइंट को बोला आप कंप्लीट प्रोजेक्ट मत बनाओ, एमवीपी बना लो, देन फिर आप देखो मार्केट में डिमांड है नहीं है या नहीं है, फिर इस पर इन्वेस्ट करो। तो आई थिंक ये वाला अप्रोच बहुत काम करता है जब आप नॉन टेक किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो, और इससे जो क्लाइंट का लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है आपके साथ बहुत स्ट्रांग बनता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट एक्वायरिंग, आप अगर हम टीम की बात करें, आपकी टीम काफ़ी अच्छी है, आपकी टीम में भी काफ़ी लोग हैं, तो आप क्या चीज़ देखते हैं जब किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं? आपके लिए स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है या कैंडिडेट का एटीट्यूड मैटर करता है?
दोनों ही मैटर करती है। अगर मैं एटीट्यूड हायर करूंगा तो स्किल्स तो डेवलप हो जाएगी, बट इतनी तेजी से नहीं होगी, हमको भी टाइम बचाना है, राइट। सो अज मैं भी एम्प्लॉय रह चुका हूँ, 10 साल मैंने काम करा है। सो मुझे पता है यार एक एम्प्लॉय के टच पॉइंट्स क्या हैं, है ना। तो वो टच पॉइंट मैं अपने बिजनेस में, मैं अपनी कंपनी के अंदर, कल्चर के अंदर इंप्लीमेंट करता हूँ। तो हमारा एट्रिशन रेट बहुत कम है। और अगर कोई एम्प्लॉय जाता है मैवेन क्लस्टर से तो वो एक पर्सनल रीजन से आता है, या तो उसकी शादी होना होती है या फिर उसको ट्रांसफर लेना है, उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राइट। सो एटीट्यूड भी मैटर करता है, साथ ही साथ कि आपका बैकग्राउंड क्या है। क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं कि बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कई बार कुछ कंपनीज को मैंने देखा, वो कैंडिडेट को हायर कर लेती, पता चलता कि उसके पास लायबिलिटीज बहुत हैं, क्रेडिट कार्ड वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, राइट। अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर एक रॉन्ग हायरिंग हो गई थी कि वो बंदा जो है एडिक्टेड था, मतलब ड्रग्स एडिक्टेड था, वो ड्रिंक करता था। तो स्किल्स हैं, एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर कुछ और ही चीजें चल रही, तो कहीं ना कहीं उसका काम पर और एक आपके कल्चर पे इम्पैक्ट आता है। सो बीइंग एन एम्प्लॉय, राइट, आई नो ऑल द टच पॉइंट्स, तो मैं ध्यान रखता हूँ। सेकंड चीज, आजकल जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे टूल्स आ चुके हैं, बट इट्स आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो आपको और प्रॉब्लम में डालेगा, ठीक है। सो हमारा कल्चर कैसा है कि यार अगर आपको अर्ली जाना है ना, हम हाफ डे नहीं लगाएंगे, आप चले जाओ, क्योंकि सबकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप रोज तो नहीं कर रहे हो सकता है आपको बैंक का काम आ गया हो, या ऑल आर ह्यूमंस, राइट, सबकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, जहाँ रुकने की बारी है कि हम बोलेंगे यार आज थोड़ा क्रिटिकल डिप्लॉयमेंट है, हमको कोई प्रोजेक्ट लाइव करना है, तो आप रुको, तो 10, 11, 12 बजे तक भी रुकेंगे, इनफैक्ट उसके बाद तक भी रुकेंगे, घर से भी हमको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को स्पेस दे दी ना, तो वो भी आपको स्पेस देगा, तो उसी से एक हेल्थी इन्वायरमेंट बनेगा। और एट दी एंड आपका क्लाइंट, ना सिर्फ आपका क्लाइंट के भी जो कस्टमर्स, आपको उनको सेटिस्फाइड रखना है। तो ये पूरा है ना एक फ्लो है जो कि ऊपर से आकर नीचे तक फ्लोट होता है। तो फ्लोट के अंदर सभी को अपना जो काम है या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कोशिश करना चाहिए 100% परफॉर्म करें, तो फिर चीजें अपने आप सिस्टम में सुधर जाती हैं। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि अगर आपके टीम मेंबर्स को आप हैप्पी रखते हो तो आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको उस पर इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो आई थिंक आप वही कल्चर फॉलो करते हैं। तो अभी अगर आपके टीम की बात करें हम, तो आप कितने एज एन IT सर्विस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एज पर यू कितने डिपार्टमेंट्स मैंडेट होना चाहिए किसी भी, सपोज हमारे कोई लोग हैं जो देख रहे हैं, यूजर्स देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि IT कंपनी उन्हें ओपन करना है, तो एट द वेरी फर्स्ट डे उन्हें कितने डिपार्टमेंट्स उनके माइंड में होने चाहिए कि मुझे एक IT कंपनी रन करने के लिए ये डिपार्टमेंट तो चाहिए रहेंगे? अगर आप IT कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आप चाहें तो घर से भी शुरू कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज, सबसे पहले 2 चीज इसमें मैंडेटरी है, एक टेक और एक सेल्स, ओके, राइट। आपके पास टेक है, सेल्स नहीं है तो नहीं चलेगा, आपके पास सेल्स है लेकिन टेक नहीं है तो भी नहीं चलेगा। सो मेरे ख्याल से सेल्स के अंदर बीइंग ए फाउंडर और को फाउंडर, यू शुड टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपका को फाउंडर टेक में है तो शुरू में वो खुद ही प्रोजेक्ट डिलीवर करे। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप सैलरी देने के लिए कैपेबल हो सकते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने कोविड के पहले गलती ये करी थी कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स तो ले लिए थे, राइट, और फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट लिए थे, और उसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी नहीं हो रही थी। जब क्या है कि आपका हर स्प्रिंट डिलीवरी पे एक पेमेंट माइलस्टोन फिक्स रहता है। अब जो डिलीवरी आपको 1 महीने में करनी थी उसमें 3 महीने लग गए, लेकिन आपको 3 महीने की सैलरी देना है। सो आप क्या करेंगे, आप जेब से पैसा देंगे, है ना, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाएंगे। सो बेटर है आप वो प्रोजेक्ट बंद कर दें, आप वो प्रोजेक्ट बंद कर दें। और अगर आपको फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट लेना भी तो आप इतना मार्जिन लेकर चलें कि अगर डिले भी होता है तो मैं फाइनेंशियली चीजों को मैनेज कर लूं। सो हम लोगों ने जो गलती करी उससे सीखा, देन वी हैव बाउंस बैक, और अभी हम लोग स्टाफ ऑगमेंटेशन में ज्यादा हैं, राइट। सो आई थिंक अगर आपको एक IT कंपनी शुरू करना है तो आप कोशिश करें कि मैं जो इजीली अप्रोचेबल चीजें हैं मैं उसको कैसे ग्रैब कर सकता हूँ। तो आपने एक वर्ड बोला स्टाफ ऑगमेंटेशन, तो आप बताएंगे कि क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से काम करता है? स्टाफ ऑगमेंटेशन आपको एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू देता है। जैसे फिक्स प्राइस के अंदर डिपेंडेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, डिलीवरीज के ऊपर होती है, और स्टाफ ऑगमेंटेशन के अंदर क्या रहता है कि आपको पता है हर महीने आपको इतना पैसा तो आएगा, तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स कर सकते हैं। अभी हम लोग स्विगी है और हमारा इन्फोसिस है, यस टेक्नोलॉजी है, कुछ कंपनीज हैं जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और उन लोगों को जरूरत रहती है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसोर्स हायर करने के लिए, चाहे वो कोई भी टैग हो,
सो हम कोशिश करते हैं कि हमारी इन हाउस टीम दें। अगर अब जरूरी नहीं कि सारी एक्सपर्टीज हमने एक ही ऑफिस में बिठा के रखी, तो कई बार हमको जरूरत पड़ती है हमारे वेंडर्स की, तो हम उसको उनके साथ हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, फिर हम वहां से रिसोर्स लेकर शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने या साल भर, कई बार 2 साल तक भी कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं। सो वेंडर आपने बोला, तो ये वेंडर्स कौन होते हैं? ये आईटी कंपनीज होती है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज होती, कौन है ये लोग? ये वेंडर्स आईटी कंपनी है। जैसे अब मेरी एक्सपर्टीज सेल्स फोर्स में नहीं है, राइट? सो इफ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्लाइंट, मैं उनको बताता हूँ ईमानदारी से, आप ईमानदारी भी रखें क्लाइंट से कि यार ये हमारे इन हाउस रिसोर्स नहीं है, ये हमारे टेक पार्टनर्स हैं, इफ यू आर ओके विद दैट वी आर गुड टू गो। सेकंड चीज, B2B के अंदर आपको मार्जिन कम रखना चाहिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज जो सैलरी तो 30-40 हजार रुपए दे रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं 1,80,000, विच इज नॉट जस्टिफाइबल। वो लॉन्ग टर्म आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, राइट? सो ट्राई टू कट द मिड लेयर्स। कुछ केसेस में मैंने देखा 3-4 लेयर्स रहती हैं, एंड क्लाइंट 5th लेयर पे बैठा है और आप 6th पर हो, राइट? इतनी मल्टीपल, क्योंकि जो एंड क्लाइंट है ना उसके पास पैसा अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि जब लेयर्स आती हैं डाउन साइड, तो सब अपने अपने मार्जिन ऐड करते जाते हैं, राइट? एट द एंड क्या रहता है कि जो रिसोर्स है उसका जो सैलरी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप उसको एक्चुअली, उसको जो पॉकेट में सैलरी जा रही है वो जा रही है 80,000 एंड यू आर चार्जिंग लाइक 2,80,000, विच इज नॉट जस्टिफाइबल। तो अगर आप B2B के अंदर आप अपने मार्जिन 15,000, 20,000, 30,000 मैक्स आप रखें, एंड यू कैन ट्राई टू प्ले इन क्वांटिटी, सो मेरे ख्याल से तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी, नहीं तो स्टाफ ऑगमेंटेशन में आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कुछ समय बाद। अंडरस्टूड। तो जैसा आपने बोला कि B2B में लेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ऐसे मार्केट प्लेस बहुत सारे आ गए मार्केट में, जो क्लाइंट और टैलेंट पार्टनर, जो वेंडर्स आपने बोला, उनको कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो डायरेक्ट डील कर पाए। तो ऐसे टूल्स आप यूज़ करते हैं आपकी कंपनी में अभी? यस, आई मीन वी आर यूजिंग सच टूल्स। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज दे आर समथिंग, सारे कार्ड्स शो करने के नहीं होते हैं, राइट? सो आई वुड से ऐसे टूल्स आप सर्च करें अभी मार्केट में, क्योंकि वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, राइट? और आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे कि टॉप मार्केट प्लेस प्रोडक्ट फॉर द IT कंपनीज, सो यू गेट लॉट ऑफ लिस्ट, राइट? सो अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ नहीं लेता हूँ तो बहुत अनफेयर हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डोंट वांटेड टू नेम इट। लेकिन हाँ, आप अपवर्क और फ्रीलांसर को अवॉइड करें, उससे भी कई अच्छे टूल्स आ चुके हैं, क्योंकि अगेन चार्जेस, आपने अपवर्क पहले तो कोई फीस नहीं लेता था, अब तो उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ गया है, तो आई थिंक इट्स गुड प्लेटफॉर्म, नो डाउट, लेकिन आप अपनी मेहनत का अपनी जेब से क्यों दें, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन प्रेफर टूल्स विच आर अवेलेबल फ्री। ओके, सो आई थिंक आप उसके साथ जा सकते हैं। ओके, कंप्लीटली एग्री। सो सेकंड चीज अगर हम बात करें तो आफ्टर कोविड रिमोट वाला जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है। Exactly. तो आप एज पर यू कौन सा, फॉर द कैंडिडेट पर्सपेक्टिव, फॉर द कैंडिडेट स्किल सेट, कौन सा जो मॉडल होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम रिमोट, आप कौन सा प्रिफर करते हैं आपकी कंपनी के लिए? आई थिंक रिमोट में क्या होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, राइट? लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हैं, सो यू विल बी इंटरेक्टिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स डे बाय डे, राइट? तो रिमोट में वो फील नहीं आता है। फिर वो आप दही और नींबू और पुदीना ही लेकर आएंगे अपनी वाइफ के लिए, अपनी मम्मी के लिए। ये चीज हुई है जब मैं कोविड में था, या फिर कोविड के बाद भी जब कोविड ओपन हो गया था मार्केट, सो तब भी मैं घर से काम कर रहा था। अब काम करते करते डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, राइट? आपकी डॉटर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको ना नहीं करेंगे, बोले यार 5-15 मिनट का तो काम है ना? तो वो चीजें अभी भी रिफ्लेक्ट करती हैं। साथ ही साथ अब जो एक मून लाइटिंग वर्ड है, राइट? बिकॉज एवरीवन वांटेड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है। तो मून लाइटिंग से मेरे ख्याल से अगर कोई करता है, अगर उसका काम पर हमको ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जबकि आ रहा है, राइट? वो आपको 8 घंटे दे रहा है, राइट? लेकिन वो बाकी के 4 घंटे कहीं और काम कर रहा है, तो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, राइट? जब हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर उसने लीव्स लेना शुरू कर दी तो फिर आपके प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स डिले होंगे तो क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा। सो मेरे ख्याल से जो लोग अभी रिमोटली काम कर रहे हैं उनको ऑफिस आना चाहिए, और ऑफिस आकर काम करें, सीखें और सिखाएं। एक इन्वायरमेंट बनेगा, राइट? लाइक आई डू लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सो जब ज्यादा ऑडियंस रहती है ना तो मेरी एनर्जी लेवल एक अलग ही रहता है। कम रहता तो मुझे लगता है, सेम गोज टू एनी टीचर्स, राइट? वो लोग स्टूडेंट्स ज्यादा मिलेंगे ना तो वो अपना 100% दे पाएंगे,
जब उनको इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो 100% कैसे मिल पाएगा। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, सावेज एक पब्लिक स्पीकर भी है, स्टार्टअप मेंटर भी है, बिजनेस कोच भी है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प लगे, आप सावेज का लिंक्डइन हम ड्रॉप कर देंगे, आप सावेज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सावेज, जैसा आपने बोला कि रिमोट और अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस में, वर्क फ्रॉम ऑफिस जो होता है वो किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो रिमोट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनका ये मानना होता है कि उनका जो स्किल सेट होता है वो रिमोट में ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो पाता है कंपेरेटिवली वो ऑफिस आते हैं, उन्हें यहाँ डिस्ट्रैक्शन मिलता है। प्लीज आप हमें बताएंगे आपकी जो नेटवर्किंग हैक्स होती है जो आप अप्लाई करते हैं किसी क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, किसी भी पर्सन से मिलने के लिए, तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? I believe networking is all about connect people to people, people to opportunity and opportunity to idea, right? So इसके अंदर मेरे ख्याल से एक फाउंडर को, या फिर अगर आपका स्टार्टअप है, या फिर अगर आप एंटरप्राइज लेवल पर भी हैं, आपकी एस्टेब्लिश कंपनी, तो भी आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत है, राइट? चाहे वो आप सेल्फ ब्रांडिंग के लिए करें या फिर आप अपनी कंपनी की सर्विसेज सेल करने के लिए करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वी हैव टेकन इनिशिएटिव ऑफ इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन, आप भी शायद उसके पार्ट हैं ऑलरेडी। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, राइट? मतलब उस एसोसिएशन के अंदर यू कांट बिलीव वी आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस, राइट? सो इट्स हेल्पिंग ईच अदर, सबका साथ सबका विकास, जो कि जरूरी है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर रूफ है, जिसके अंदर सभी तरीके के स्टार्टअप्स, चाहे वो आईटी हैं या नॉन आईटी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड चीज, मैंने जाइटेक्स के और सिबिट के काफी इवेंट्स अटेंड करे हैं, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। सो इसका क्रक्स क्या है कि नेटवर्किंग, हमको बहुत सारी कंपनीज को एक मिथ है कि यार हम लोग जाएंगे बिजनेस मिल जाएगा। बिजनेस उससे नहीं मिलता है। बिजनेस अगर इवेंट 2 महीने बाद है तो आपको मीटिंग 2 महीने पहले फिक्स करना है, राइट? ताकि आप इवेंट में जाकर इन पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट से मिले तो आपकी कन्वर्जन रेट ज्यादा है। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं वहां पर जाऊं, कोई मुझसे मिले, देन आई डू अ बिजनेस, मैं वापस इंडिया आ जाऊं या अपने ऑफिस में आ जाऊं, देन आई स्टार्ट डूइंग द कोल्ड कॉलिंग, तो आपने पूरा अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर दिया है, राइट? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखें आपको लोकेशन क्या मिल रही है, और लोकेशन के साथ साथ आपको आपका इंडिया का जैसे पैवेलियन है तो वो उसका लेआउट क्या है। मतलब जैसे दुबई में पहले बहुत अच्छा लोकेशन दिया जाता था जाइटेक्स के लिए, लेकिन अभी हमको एकदम कोने में कर दिया इंडिया वालों को, राइट? तो वहां पर अब इतना फुटफॉल ही नहीं होता है, तो यूज ही नहीं है। तो जब यूज नहीं है तो फिर यू कैन नॉट डू अ बिजनेस, राइट? लाइक यू कैन नॉट गेट द प्रॉस्पेक्ट सस्पेक्ट, राइट? तो नेटवर्किंग के लिए अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इस चीज को फिक्स कर लें। और जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, जो कि इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन, एंटरप्रेन्योर रूफ, ई चाय, इस टाइप की जो कम्युनिटी है ना, इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली लोगों से जुड़ सकते हैं, राइट? जब आप जुड़ेंगे ना तो अगर आप 10 बातें करेंगे तो 2 चीज आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ आपने बताई, इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन, और ये जो चीज़ें हैं ये इंदौर तक लिमिट है। इंदौर के बाहर की अगर हमारी ऑडियंस है और वो देख रही हैं, तो इंदौर के बाहर ऐसी कम्युनिटीज़ का पार्ट है क्या जो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है या अपनी कंपनी रन कर रहा है, वो सेम अब माइंडसेट के लोगों के साथ एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है, तो कहाँ पे वो अप्रोच कर सकता है, किस तरीके की कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकता है? अगर मैं बात करूँ इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की, तो ये इंडिया सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बनने जा रहा है, जिसके अंदर हम हर सिटी में एक चैप्टर ओपन करेंगे। एंड वेरी गुड एग्जांपल इज BNI, ऑसम कम्युनिटी, बहुत फॉर्मल और इट्स ऑसम, राइट? सो उसके हर सिटी में एक चैप्टर है। ई चाय है, उसका हर सिटी में एक चैप्टर है। सो आई थिंक चैप्टर वाइज यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल, अगेन पीपल टू आइडिया एंड आइडिया टू अपॉर्चुनिटी। ओके, आपने बताया कम्युनिटीज का कि इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन को आप इंडिया सॉफ्टवेयर आई से बनाने वाले हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा फाउंडर्स के लिए जो इंदौर के बाहर भी हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम कोविड के पहले की बात करें, तो कैंडिडेट की सैलरी एक्सपेक्टेशंस अलग होती थी, लेकिन अब बहुत अलग हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब एकदम ऐसे ग्राफ गया है। टू बी फ्रैंक, अभी जो मार्केट है ना, वो एम्प्लॉय मार्केट है। एम्प्लॉय मार्केट खत्म हो चुका है। अभी एम्प्लॉय हमारे इंटरव्यू लेते हैं कि सर ये हाइब्रिड है या फिर वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है। वो अपनी प्रेफरेंस रखते हैं कि नहीं सर, पहले तो सैलरी पर बात है, सो सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई होगी, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्स नहीं रहेंगे, हाउ यू कैन रन द बिजनेस, राइट? सो मेरे ख्याल से ये एम्प्लॉय मार्केट खत्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बीइंग एम्प्लॉयर, राइट? क्योंकि आपको सभी का सुनना है, आपको सभी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना है,
राइट। सो मेरे ख्याल से अभी तक जब तक डिमांड रहेगी तब तक तो ये मार्केट वैसे ही चलना है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिसेशन आईटी के अंदर देखने को मिला है, जहां पर बिजनेस के अंदर हम लोगों को रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। एंड डेफिनेटली जब कम हुआ है तो लेआउट्स शुरू हो जाते हैं। जब ले ऑफ शुरू होंगे तो टैलेंट आपके पास मार्केट में अवेलेबल रहेगा, फिर सैलरीज भी डाउन जाएंगी और उनकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी डाउन जाएगी। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी वाला जो चीज है वो एज एन एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना फेयर है, मतलब कैसा होता है कि अगर हम बात करें तो बहुत लो भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो कैंडिडेट अपनी स्किल के हिसाब से सेट करता है, ठीक है। तो मतलब इससे मुझे आपसे ये जानना है कि कितने पॉइंट तक फेयर होता है ऑन अ कैंडिडेट के साइड से और एक एम्प्लॉयर के साइड से। आई थिंक जब तक फेयर है, जब तक आप वो पैसा एडजस्ट करके आप उसे कमा पा रहे हो। क्लाइंट अगर आपको दे रहा है तो अगर आपको कुछ पैसे भी बच रहे हैं ना, सो यू कैन टेक that as an opportunity. I'll give a very recent example. Like we need a developer in Magento, right? जो कि बहुत पुराना एक CMS है और अभी भी कुछ कंपनीज उसको यूज कर रही है। So I was shocked कि उस रिसोर्स की एक्सपेक्टेशन थी 24 lakhs ईयरली। सो मैंने बोला यार मैजेंटो में 24 lakhs, देन ही शोड मी 2 ऑफर्स कि सर मेरे पास 21 लाख के ऑलरेडी ऑफर्स हैं। और वो इंदौर की कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो अगर वो फुलफिल कर पा रहे हैं तो फुलफिल क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका क्लाइंट फुलफिल कर पा रहा है। सो अगेन अगर आपका फ्लॉट सही है अपर लेवल का तो मेरे ख्याल से सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर बंदा स्किल्स नहीं है राइट तो मेरे ख्याल से आप यू कैन चेंज योर पाथ, आप किसी और दरवाजे पे चले जाएं, मैं ये बोलूंगा। तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको टैलेंट पूल प्रॉपर मिल जाएगा आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, राइट। तो मेरे ख्याल से ये स्किल्स एचआर या रिक्रूटर की हैं कि वो बेस्ट पर्सन विद द बेस्ट सैलरी विद द बेस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किससे सब चीज मैच कर सकता है। वो मैचिंग बहुत जरूरी है और वो एचआर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कुछ एचआर्स काफी अच्छे से उसको कर पाते हैं और कुछ लेजीनेस या फिर अपनी अप्रोच शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो फिर वहां पर कंपनी को वो चीज बियर करना पड़ता है। सैलरी एक्सपेक्टेशन का एक चीज जो मार्केट में आया वो इस वजह से भी आया है कि जब किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है तो एक वो बहुत बड़ा टैलेंट पूल हायर करते हैं बहुत बड़े पैकेजेस पे, क्योंकि उन्हें इमीडिएट हायरिंग करनी होती है। तो वहां से जो सैलरी वाला जो चीज होता है देन फिर वो उनको जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ले ऑफ भी कर देते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि वो जो एक एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट होता है वो सब कंपनीज पे सेम अप्लाई हो जाता है कैंडिडेट के साइड। तो आपके पर्सपेक्टिव से जब कोई भी स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है तो उन्हें किस तरीके की अप्रोच रखना चाहिए जो मार्केट पे ज्यादा इम्पैक्ट ना करें? सॉरी टू से बट मेरे ओपिनियन में ये है कि फंडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बिगेस्ट फूल, राइट। क्या होता है कि आपको एक सीरीज ए राउंड मिला, बी मिला, फिर एक बड़ी कंपनी आपको एक्वायर कर लेती है, राइट। सो अगर आप लॉस में ना तो भी आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर उनको फंडिंग मिल रही है, उनका पैसा तो है नहीं, राइट, दे यूटिलाइजिंग मनी ऑफ समवन एल्स, तो वो तो 2 लाख भी दे देंगे, 3 लाख रुपए भी दे देंगे, ठीक है। सो फंडिंग या फिर स्टार्टअप्स से जो टैलेंट पूल एक एमएनसीज में या फिर एक स्टेबल कंपनी में आता है तो उनका सैलरी मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हम अप से डाउन जाएं, राइट। दे ऑल्सो वांट एन इंक्रीमेंट और ग्रोथ। सो डेफिनेटली ये जो स्टार्टअप्स जिनको फंडिंग मिली है वहां पर कल्चर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम जैसी जो स्टेबल कंपनीज है, जो मिड साइज कंपनीज है, उनको फेस करना पड़ता है। और चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन तो इसका कुछ है नहीं दिमाग में कि कैसा है, बट वी जस्ट हैव टू फेस द सिचुएशन। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ। अगर आपकी मजबूरी है तो आपको ज्यादा सैलरी भी देना पड़ेगी, अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो फिर अगेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन आपको ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड। सो पहले जैसा आईटी में हुआ करता था, जेंडर गैप वाला एक चीज था, आपको फील होता है आजकल ये चीज है या अब नहीं है? बिल्कुल भी मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि जो जेंडर गैप की अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स भी इतनी एम्पावर्ड हैं। अब जैसे आपकी कंपनी का नाम भी शी थिंक्स है, सो आई थिंक यू आर अ ग्रेट एग्जांपल, जहां पर मैंने आपकी जर्नी देखी है, राइट। आई थिंक वी हैव डन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, या यू आर फर्स्ट क्लाइंट एट शी थिंक। एग्जैक्टली। सो मैं तब का बिंदु को देखूं और अभी देखूं तो काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट लाइक यू आर कॉम्पीट विद अस एज वेल, सो इट्स आई शुड से कांग्रेचुलेशन टू यू, राइट। और जेंडर गैप अब नहीं है, अब तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मेल्स से काफी आगे निकल चुकी हैं और सबकी सोच बदल गई है।
सो आई थिंक देयर इज नो एनी जेंडर गैप, जहाँ पर हाँ कुछ जगह पर जैसे इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि फीमेल्स को कैसे लेकर जाएं। क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो या ट्रैवलिंग हो। सो कुछ लोग कंफर्ट रहते हैं, कुछ लोग डिसकंफर्ट हो जाते हैं, जो खासतौर पे जो वेडिंग वुमेन्स हैं, राइट, उनको उनके हस्बैंड्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो या उनके घर वालों को प्रॉब्लम हो, तो वहां पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वी शुड बी फोकस मोर इनटू मेल कैंडिडेट्स ऑन, स्पेशली इनटू सेल्स, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, मीटिंग इन पर्सन, तो वहां पर हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो जेंडर गैप वहां पर जरूर आ जाता है। ओके, सो मैंने बहुत बार देखा है, आपके पोस्टर्स देखे मैंने मोस्टली लिंक्डइन पे, कि आप बुक्स रीडिंग ज्यादा करते हैं, तो कुछ ऐसी बुक्स है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी ऑडियंस को फायदा और one of the best book I ever read. I have read almost 50 plus books, right? A Millionaire Fast Lane. बहुत अच्छी बुक है। साथ में एक बुक है Eat That Frog. Awesome book. दोगलापन भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, इट्स वेरी गुड बुक। एक बहुत पतली सी बुक आती है, सवाल ही जवाब है। तो जो लोग सेल्स में हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलेगी 20 रुपए की, लेकिन आपको उससे बहुत सीखने को मिलेगा। सवाल ही जवाब है। इट्स ग्रेट बुक। बाकी एक रीवर्क करके बुक है, वो स्टार्टअप्स को हेल्प करती है कि अगर आपने कुछ स्टार्ट करा है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक। एक एमवीपी भी उसका पार्ट है। उसमें ये बताया कि आपको जरूरी नहीं लाइक यू नीड ए लग्जरियस ऑफिस, आप एक छोटे से फ्लैट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हाउ यू कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम रिसोर्स, राइट, तो वो बुक वो बताती है। तो आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा, रीड बुक्स, ठीक है, जो कि गूगल और चैट जीपीटी से भी ज्यादा ज्ञान आपको देगी, और आप उसको फील करके इम्प्लीमेंटेशन भी करना जरूरी है। बुक्स तो सब पढ़ लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये कि आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। एक बुक और है 80-20 प्रिंसिपल, जो कि बहुत कॉमन है, बट उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा है। वो ये बोलती कि 80% 20% ऑफ योर क्लाइंट विल गिव 80% ऑफ रेवेन्यू, सेम 20% ऑफ योर रिसोर्सेज विल गिव 80% ऑफ प्रोडक्टिविटी। बहुत ही अच्छी बुक है, इम्प्लीमेंट भी करा है और उसका रिजल्ट्स भी मुझे मिले हैं। डेफिनेटली ये बुक मैं खुद भी पढ़ूंगी। Right. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.